स्वागत है साथियों। मैं हूं आनंद राजा आनंद और आप हैं हमारे बीच चर्चा करने के लिए केवीएस पीआरटी की जो हिंदी की जो प्रश्न पत्र है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको लेके हम आए हुए हैं। वैसे बहुत सारे विद्यार्थियों का यह कमेंट था कि किस प्रकार से हिंदी का तैयारी आप कर सके, किस प्रकार से हिंदी ग्रामर की किस लेवल की क्वेश्चन आएगी आपके केवीएस के एग्जाम में। तो हम उन सारे क्वेश्चंस को लेके आपके बीच आए हुए हैं। यह एकमात्र प्रारूप है, इससे आपको यह पता चल जाएगा कि केवीएस के एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछी जाएंगी। साथ ही साथ आपको यह पता चलेगा कि केवीएस की जो प्रश्न पत्र होंगे उसमें हिंदी का जो ग्रामर का स्तर होगा वो कितने स्तर का होगा, वह किस लेवल का होगा, इसकी जानकारी आपको इस प्रश्न पत्र के माध्यम से देखने को मिल जाएंगे। तो आइए हम लोग जो है बिना समय को बर्बाद करते हुए हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियोज़ और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आने वाले आपकी उसकी अपडेशन आपके तक पहुँचते रहे। साथ ही साथ साथियों, अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा, ख़राब लगे डिसलाइक कर दीजिएगा, और अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा। आइए हम लोग प्रश्न को लेते हैं और जानते हैं क्वेश्चन की लेवल को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपके बीच में क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि प्रायः विद्वान यह मानते हैं कि जीवन का बाहरी पक्ष या जीवन की प्रेरित करने वाली आदर्श, यह नंबर है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ना। ये कथन जो है ये किस प्रकार से सवाल है, ध्यान दीजिएगा। यह एकदम आपको केवीएस में देखने को मिल जाएगा हूबहू इस तरह से। सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है, पहली जो पंक्ति है ना, पहली जो लाइन है, प्रश्न पत्र के को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पे जो ये वाला जो लाइन है ना, इसके आधार पर आपके पास 4 लाइन है और अंतिम लाइन यहाँ पे दिया हुआ है। तो करना क्या है, ये अच्छे से समझ जाए ताकि आपको जब एग्जाम में मिले तो समझने में टाइम ना लगे, इसीलिए अच्छे प्रकार से सवाल को भलीभांति समझ लें। तो कहता है, एक लाइन जो पंक्ति दी हुई है, प्रायः विद्वान यह मानते हैं कि जीवन का बाहरी पक्ष। अब अगला वाक्य क्या होगा, य नंबर होगा कि रॉ नंबर होगा कि लॉ नंबर होगा, व नंबर होगा, इनमें से चुनना पड़ेगा आपको। लास्ट में जो है देखिए, पहला वाक्य यहाँ पे दिया हुआ है और अंतिम वाक्य जो होगा वो ये वाला होगा। तो पहला और अंतिम समझिएगा बातों को, पहला ये है और अंतिम ये है। आपको बीच का कौन लाइन उसमें से जुड़ के एक सेंटेंस बनाएगा, है ना। ध्यान से समझिएगा और हड़बड़ नहीं कीजिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका ज़िंदगी यहीं पे स्किप हो जाएगा, है ना। ध्यान से प्रश्न को, अलग अलग प्रकार के प्रश्न हम लेके आए हुए हैं और ध्यान से समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला जो वाक्य है, प्रायः विद्वान यह मानते हैं कि जीवन का बाहरी पक्ष, यहाँ तक हो गया। अब अगला सेंटेंस इससे संबंधित क्या होगा, कहता है जीवन के प्रेरित करने वाले आदर्श होंगे, या रॉ नंबर होगा जैसे रहन सहन मकान सड़क, या लॉ नंबर होगा जैसे सत्य सेवा प्रेम अहिंसा, व नंबर होगा सभ्यता के अंतर्गत आने वाले आते हैं। और आपको चुनने का तरीका आपको हम बता देते हैं। जैसे ही आपको प्रथम वाक्य है, प्रायः विद्वान यह मानते हैं कि जीवन का बाहरी पक्ष, देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है जीवन का बाहरी पक्ष, इसको समझिएगा। जीवन का यहाँ पे बाहरी पक्ष, अब जीवन का बाहरी पक्ष क्या होता है, तो वो होता है रहन सहन, है ना, रहन सहन मकान सड़क यातायात के साधन आदि। तो सबसे पहले हो जाएगा रॉ, सबसे पहले रॉ हो जाएगा। क्यों, कैसे जाने, तो जीवन का बाहरी पक्ष है रहन सहन मकान सड़क, ये सारा चीज़ है, समझ गए। तो पहले हो जाएगा रॉ, रॉ कहाँ पे है, तो रॉ बी नंबर पे है, ये हो जाएगा आंसर। वैसे रॉ के बाद होगा यहाँ पे कहता है वो, देखिए वो सेंटेंस मिलता है कि नहीं, वो नंबर कहता है सभ्यता के अंतर्गत आते हैं, और है ना, यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिएगा क्या कहता है, सभ्यता के अंतर्गत आते हैं, और वो के बाद हो जाएगा यह क्या, तो जीवन के प्रेरित करने वाले आदर्श, समझिएगा ध्यान से। तो सेंटेंस यहाँ पे बनाना आपको मेन रूप से आना चाहिए, है ना। तो आप सेंटेंस को अच्छे से बनाइए, जानिए, और फिर जो अच्छा लगे वो करते चलिए, है ना। तो बाहरी पक्ष, तो रहन सहन ये सारा क्या है, बाहरी पक्ष है। तो इस चीज़ को देख के हम लोग यहाँ से बनाते गए, पहले होगा रॉ, फिर होगा वो, फिर होगा य, फिर होगा लॉ, लास्ट में तो 6 नंबर होगा ही। तो समझ गए, इसका आंसर हो जाता है बी नंबर। आइए इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन में कुछ इस प्रकार से है।
ठीक उसी तरह से सवाल है। यहाँ पे देखिए क्या कहता है, धनिया ने नाक सिकोड़ कर कहा। आगे वाक्य क्या होगा, क्योंकि आपको पहले हम ऑलरेडी बता दिए हैं, ये पहला लाइन है और ये आपका अंतिम लाइन है, इसके बीच में कौन सा आएगा। समझ गए साथियों। थोड़ा सा पहला इस टाइप का सवाल आपको केवीएस में हुबहू देखने को जो है यहाँ पे मिल जाएगा, इसलिए ध्यान से चीज़ों को जानने की कोशिश करें। तो धनिया ने नाक सिकोड़कर कहा, क्या कहा, कहा कि मैंने तुमसे 100 बार, मतलब मैंने तुमसे कहा 100 बार, 100 बार के साथ साथ 1000 बार कह दिया, है ना। क्या कह दिया, तो पहले होगा ये रॉ, फिर होगा वो, फिर देखिए तो रॉ किस में है, बी नंबर में है, ऐसे भी डायरेक्ट लगा सकते हैं आप, वैसे अगर मिलाना चाहें। तो धनिया ने नाक सिकोड़कर कहा, क्या कहा कि मैंने तुमसे 100 बार, वो नंबर हो जाएगा 1000 बार कह दिया कि मेरे मुंह पर भाइयों का बखान ना क्या करूं, तीसरा नंबर हो जाएगा लॉ। ये समझ के बातों को इस तरह से सेंटेंस आपको बनाना होता है। तो 2 नंबर आप समझ गए होंगे, इस तरह के सवाल आपको देखने को एग्जाम में मिल जाएंगे। क्लियर है यहाँ पे। चलिए 2 नंबर के बाद हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। सवाल नंबर 3 इस तरह से है, आप स्किप यहाँ पे कर सकते हैं, चूंकि उसी तरह का लगातार हम 2-3 सवाल ले लिए हैं ताकि अपने आप को जो है आप बेस्ट कर सकें, है ना। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं, वही उसी तरह से सवाल है, मतलब एक टाइप का ये सवाल आपको हम दिखा दिए, है ना। यहाँ पे देखिए कहता है क्या, वही 3 नंबर जो क्वेश्चन है, पहला जो कथन दिया हुआ है, पहला जो सेंटेंस दिया हुआ है और अंतिम सेंटेंस दिया, इसके बीच में कौन सा सेंटेंस आएगा। तो प्रोफेसर ने मुझे समझाया कि इंसान को कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, कहता है हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए, है ना। तो पहला लॉ नंबर आ जाएगा, हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या कहता है, और ना ही अपना आत्मविश्वास खोना चाहिए, पहला हो जाएगा लॉ, फिर हो जाएगा रॉ, है ना। देखिए हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए और ना ही अपना आत्मविश्वास खोना चाहिए। सुंदर वही है, ध्यान दीजिए, सुंदर वही है जिसके गुण सुंदर हैं। क्या मैं सुंदर हूँ, पोलियो का, है ना, पोलियो का रोगी होते हुए भी, है ना, रोगी होते हुए भी मैं कभी हीन भावना ग्रस्त नहीं रहा, ना ही अपना आत्मविश्वास डगमगाने दिया। इस तरह से सेंटेंस आपका बन जाता है। तो आपका जो आंसर चला जाएगा वो चल जाएगा ए नंबर। क्लियर है यहाँ पे साथियों, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप का सवाल चलते हैं, जो कि चौथा नंबर है, और चौथा नंबर कुछ इस प्रकार से, इस तरह के सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। कहता वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी है हो, वह क्या कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, वह महिला जो परदेश में जिसके पति हैं और वो दुखी हैं, उनके लिए क्या वर्ड आएगा यहाँ पे, ये भी आपको केवीएस में इस तरह के सवाल देखने को मिलेंगे। मतलब इस सेंटेंस से संबंधित, है ना, यह जो सेंटेंस है इससे संबंधित कौन सा जो है आपके वर्ड्स संबंधित आएंगे, ये केवीएस का लेवल इस तरह से आपको सवाल देखने को मिलेंगे। ये दूसरा प्रकार का सवाल है, ठीक है। तो इसीलिए जो साथियों आप देखिए, बहुत अच्छा रिसर्च करके हम आपको सवाल आपके बीच में लाए हैं, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप जो है लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ इसे और भी अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। आइए तो देखिए, वह नायिका वह महिला जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, वह क्या कहलाती है। यह देखिए वियोगिनी नहीं, जब कोई मर जाए, जिसका पति मर जाता है और उसके वियोग में जब रोती है, उसको वियोगिनी पत्नी कहलाती है ना। खंडिता जो अलग अलग हो जाए, पति से दूर हो जाए, उसको खंडिता कहते हैं, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। विरह विग्धघा जो विरह में टूटने के बाद विघ्न हो जाती है, अलग हो जाती है, उसके लिए वर्ड आता है विरह विग्धघा, है ना। ना ही आंसर बी होगा, ना सी होगा, ना डी होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रोसित पतिका इसको कहते हैं। तो ये बात समझ गए, इस प्रकार के सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो गया ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5वां नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर है। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। यह भी एक प्रकार का सवाल आपको देखने को मिल जाएगा केवीएस के पीआरटी में। ध्यान दीजिएगा, 30 नंबर केवीएस में आपका आ रहा है,
पीआरटी में हिंदी से, इसलिए बड़ा एकदम बढ़िया से ग्रामर सेक्शन को पढ़िए और अच्छे प्रकार से मोर प्रैक्टिस कीजिए सवालों का। अगर आपको लगता है कि इस तरह के सवाल आपके बीच में हम लाते रहें तो कमेंट में जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरह का सवाल लगातार आपके बीच हम लाते रहें। क्वेश्चन कहता है दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द क्या है। यहाँ पे देखिए भिन्न कौन सा है, भिन्न अर्थ, इसको चुनना है। तो देखिए आत्मजा मतलब होता है कौन, तो जिसको कहते हैं कि लड़की, बेटी, है ना। कन्या मतलब बेटी न लड़की, नंदिनी लड़की, लेकिन भारिया अलग हो गया। तो यहाँ कहता है भिन्न कौन सा है, तो सी नंबर जो है वो अलग है। समझ गए, इसलिए मोर एंड मोर प्रैक्टिस कर दीजिए आप, है ना। चलिए 6 के बाद चलते हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, ये भी इस प्रकार के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये चौथा प्रकार का सवाल है। कहता है कि मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, कोई त्रुटि नहीं है। इसमें से कहता है कि कौन सा त्रुटि है और कहाँ पे त्रुटि है। समझ गए बात को। यहाँ पे आपको इस सेंटेंस जो दिया हुआ है, ये जो सेंटेंस है, इसमें से त्रुटि ढूंढना है कि कौन सा चौथा जो 4 भाग है, चारों भाग में कहाँ पे त्रुटि है ना। कहता है मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है। तो देखिए यहाँ पे रेलगाड़ी में यहाँ पे यात्रा करना, यहाँ पे वर्ड जो आया है ध्यान दीजिएगा, यात्रा करना, तो यहाँ पे लगती है तो गलत है। मतलब कौन नंबर गलत हो गया, तो सी नंबर गलत है। अच्छी लगती नहीं होगा, अच्छी लगता है, अच्छा लगता है। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है, समझ गए। तो इसमें जो आपको एरर मिला, कहाँ पे मिला, तो सी नंबर में एरर देखने को मिल गया। क्लियर यहाँ पे, ये भी इस प्रकार के सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। आइए 8वां नंबर प्रश्न चलते हैं, जो कि आपके स्क्रीन में कुछ इस प्रकार से है। कहता है 8वां नंबर सवाल, निम्नलिखित में एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। इस देखिए ये आपका 5वां प्रकार का सवाल है। भले सवाल नंबर 8 लेके आए हैं, लेकिन यह प्रकार जो है 5वां प्रकार का है। निम्नलिखित में एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। अब ये 4 वाक्य दिए हुए, इसमें कौन त्रुटिपूर्ण है, इसे आपको ढूंढ करके लिखना पड़ेगा। देख लीजिए किस लेवल का सवाल आपसे पूछा जाएगा, है ना। तो कहता है कि निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए। निरपराध, जो अपराध नहीं किया उसको सजा नहीं देनी चाहिए, नहीं देना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए ना। निरपराधी को सजा नहीं देना चाहिए, देनी चाहिए यहाँ पे गलत है। समझ गए। वह सकुशल घर पहुंच गया, ये भी सही है। मोती सीप में पलता है, सही बात है, मतलब कि सेंटेंस सही है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग का यहाँ पे व्याख्या किया गया है। व्यापारी ने 5 कुंटल कोयला खरीदा, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे कहता है कि त्रुटिपूर्ण कौन सा है, तो त्रुटिपूर्ण जो है वो कहाँ पे है, यहाँ पे त्रुटिपूर्ण है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 8 का ए नंबर। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। 9 नंबर प्रश्न चलिए। कहता है निम्नलिखित में एक वाक्य शुद्ध नहीं है। ये 5वां प्रकार का ही सवाल हम रिपीट कर दिए, कोई बात नहीं, आप समझिए और आंसर दीजिए। अगर सही कर पाते हैं तो आपकी तैयारी सही है, अगर ज़्यादातर गलत होता है इसका मतलब आपका तैयारी सही नहीं है, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में, है ना, एक वाक्य शुद्ध नहीं है और कौन सा शुद्ध नहीं है उसको देखिए। कहता उसने केवल मुझे निमंत्रित किया, निमंत्रित किया मैंने आमंत्रित किया, ठीक है, ये वाक्य सही है। लेकिन मेरे को यहाँ पे आंसर जो टिक करना है नहीं वाला, जो गलत है वो, तो ये नंबर तो बात सही कहता है। दूसरा नंबर कह रहा है कि सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, ये भी सही है। लेकिन मेरे को नहीं वाला नेगेटिव लेना है। तो कहता है अपने उसे टका सा जवाब दिया, आपने उसे टका सा जवाब दिया, एकदम बिल्कुल सटीक जवाब दिया, ये भी सही है। फिर कहता है कि शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े। देखिए शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े नहीं, पैरों में गिर पड़े, ये होता है। शिष्य गुरु जी के पैरों में गिर पड़े, यहाँ पे एरर है, इसीलिए इसका आंसर जो जाएगा ये डी नंबर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव बोल रहा है। समझ गए। तो सवाल देखिए जबरदस्त लेके आपके बीच हम आए हुए हैं। चलिए 9 हो गया। 9 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 नंबर सवाल इस प्रकार से आपके स्क्रीन पर है। तो पहले तो आप ही आंसर दीजिए, उसके बाद हम तो आपको देंगे ही, है ना। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। ये आपका 5वां प्रकार का ही सवाल है, लेकिन भले सवाल नंबर 10 लेके आए हुए हैं।
ठीक है, और भी प्रकार के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है ना, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, इसको हम लोग जानते हैं। पहले ये है क्या चीज, ठीक है। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो देखिए यहाँ पे कहता है उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, है ना। क्या कह रहा है कि उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। जब उसने कमाई किया, है ना, उसने जब कुछ कमाई किया, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, यह गंवा नहीं दिया, बर्बाद कर दिया होता है ना। इस वजह से ये यहाँ पे एरर है, मतलब ये गलती है, लेकिन हमको यहाँ पे पॉजिटिव लेना है, ठीक है। ये नहीं होगा, ये नंबर बी नंबर कहता है वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा बैठा। ध्यान दीजिएगा, वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा बैठा, ये भी आपका नहीं होगा, बी नंबर भी नहीं होगा। सी नंबर उसने कमाई का अधिकांश भाग गंवा डाला, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर कहता है क्या, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। हाँ ठीक है, देखिए यहाँ पे ये वाला आपका सही है, क्योंकि देखिए भाग जो है, अधिकांश भाग, देखिए वो कुछ कोई भी आदमी अगर 100% कमाता है ना, अगर मान लिया जाए एक व्यक्ति 100% कमाया तो उसका कुछ वो गंवा देता है, लेकिन कौन सा भाग, चूंकि देखिए एक यह भाग निश्चित को दर्शाता है। फिर से ध्यान से सुनिएगा, हम थोड़ा इसका टिप्पणी कर देते हैं। यहाँ पर जो भाग है, यह भाग जो है ये निश्चित कर दिया, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये भाग जो है, ये भाग वर्ड जो है वो क्या है, डेफिनिट है, निश्चित है। लेकिन देखिए यहाँ पे अधिकांश क्या है, अनिश्चित है। यहाँ पे सुपरफ्लुअस का इस्तेमाल किया गया है। अधिकांश और भाग दोनों एक साथ नहीं आते हैं, या तो अधिकांश आएगा या तो भाग आएगा। जैसे कि उसने अपने कमाई का एक भाग गंवा दिया, ये सही हो जाता, लेकिन अधिकांश हो गया तो भाग नहीं होगा, भाग होगा तो अधिकांश नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए अधिकांश तो है लेकिन भाग नहीं है, इसीलिए ये डी नंबर आंसर हो जाएगा। अधिकांश भी अनिश्चित है और भाग यहाँ पे निश्चित है, तो अनिश्चित और निश्चित एक साथ नहीं होगा, इसी वजह से भाग ये वाला गलत हो जाएगा, ए नंबर नहीं होगा, बी तो होगा ही नहीं, सी तो होगा ही नहीं, तो आंसर आपका डी नंबर चला गया। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आप सभी प्रकार के सवाल से आप रूबरू हो जाइएगा। 11 नंबर कहता है कि गाड़ी और गाढ़ी शब्द युग्म के लिए कौन सा सही अर्थ युग्म है, उसे चुनिए, है ना। अब देखिए यहाँ पे गाड़ी का मतलब होता है, आप तो जानते ही हैं, यान। ध्यान दीजिएगा, यान, है ना। चलिए थोड़ा सा, हाँ, गाड़ी का मतलब होता है यान, और गाढ़ी का मतलब होता है गाढ़ा, जिसको कहते हैं देखिए गाढ़ा, है ना। तो गहरी तो यहाँ पे होगा नहीं, यहाँ गहरी गलत वर्ड है। फिर कहता है गहरी, गाड़ी का मतलब गहरी तो होगा ही नहीं, ये पहले गलत हो गया। फिर कहता है गाड़ी, है ना, ध्यान से देखिए, गाड़ी, तो गाड़ी का मतलब गिरी नहीं होता है, गाड़ी का मतलब भले निकालना वगैरह, निकाली वगैरह हो सकता है। तो देखिए गाड़ी से निकालना और वहीं गाढ़ी से गिरी, समझ गए, दोनों इसके पर्यायवाची शब्द आते हैं, विशेषता के आधार पर पर्यायवाची लेते हैं, इसीलिए इसका आंसर डी नंबर चला जाएगा। वैसे आपको अगर साथियों लगता है कि इसका जा करके टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन लेके आए, तो आप कमेंट कीजिएगा, हम अगली बार टॉपिक वाइज ही प्रश्न लेके आपके बीच में आते रहेंगे। चलिए यहाँ पे ये चीज़ें कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 11 के बाद हम लोग 12 नंबर, और 12 नंबर सवाल कुछ इस प्रकार से है। अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में, है ना, अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखला आती है, तो बोलिए इसमें से जो है कौन तो शुद्ध होगा। अर्थात यहाँ पे जो है सवाल को समझिएगा, इसमें से कोई एरर है ना, और वो क्या है, तो ध्यान से सुनिए, उच्छृंखलता, ये जो वर्ड है उच्छृंखलता, देखिए ध्यान से, अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्छृंखलता आती है, कुछ छूट गया यहाँ पे,
आती है, यहाँ पे छूट गया। तो यहाँ पे कहता है कि कौन तो वर्ड यहाँ से, यहाँ पे थोड़ा आंसर ही दे दिया गया है, विद्यार्थियों में डैश आती है होगा, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे थोड़ा एरर हो गया। यह भी एक प्रकार का सवाल है, प्रकार एक प्रकार का, यहाँ पे ये तो आंसर यहाँ पे दे दिया गया है। यहाँ पे होता कि डैश डैश आती है, आती है, यहाँ पे डैश आती है, तो इसका आंसर चला जाएगा कौन, ए नंबर, उच्छृंखलता। वो मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, है ना। चलिए, ये वर्ड उच्छृंखलता क्या होता है, जहाँ पे कोलाहलपूर्ण, है ना, जहाँ पे कोलाहलपूर्ण अनडिसिप्लिन का ही यहाँ पे अनुशासन का जो है, यहाँ पे जो है क्या है, विलोम होता है, उच्छृंखलता, है ना। उच्छृंखलता जो है अनुशासन के विपरीत वर्ड है। तो यहाँ पे अभाव में विपरीत पूछ रहा था, तो ये वाला आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए 12 के बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 नंबर कहता है कि दिन व दिन रसायनों के अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रही है ना। तो कहता है कि यहाँ पे कौन वाला सही होगा, है ना। यहाँ पे जो वर्ड है, ये जो वर्ड है यहाँ पर देखिए, ये अलग टाइप का हो गया। ये जो वर्ड है अप्रत्याशित, है ना, अंडरलाइन के आपको मिलेगा, ये वर्ड सही नहीं है, इसका सही रूप यहाँ पे बताइए। अप्रत्याशित नहीं होता है, अप्रत्याशित नहीं होता है, अप्रत्याशित जी हाँ होता है, अर्थात सी नंबर आंसर चला जाएगा। चलिए आंसर नंबर हो गया सी। नेक्स्ट चलिए 13 के बाद 14 नंबर प्रश्न कहता, एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए। ये आपका छठा प्रकार का सवाल है एक प्रकार से। तो कौन सा होगा, उपलिखित एकदम गलत है, नहीं होता है, ये उपलिखित होगा ही नहीं, ए नंबर नहीं होगा। ऊपरी लिखित, हाँ ये सही है। फिर कहता ऊपर लिखित, ये भी गलत है, ऊपर लिखित ये गलत है। तो ध्यान दीजिए, जो इसका आंसर चला जाएगा वो चला जाएगा ऊपरी लिखित, है ना, बी नंबर इसका हो जाएगा आंसर। चलिए 14 के बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 15 नंबर। 15 नंबर सवाल कुछ आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से, इनमें से शुद्ध वर्तनी है, हाँ वर्तनी, शुद्ध वर्तनी सवाल इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएंगे। इनमें से शुद्ध वर्तनी है कौन सा है, तो इसको जानिए पहले। हिरण्यकशिपु कौन सा है, 4 प्रकार से हिरण्यकशिपु को लिखा गया है, आपको यहाँ पे जानना है। तो इसका आंसर जो है वो डायरेक्ट हम यहाँ चूंकि लिख देते हैं, ये हो जाएगा हिरण्यकशिपु, है ना। यहाँ पे देखिए हिरण्यकश्यप नहीं, सी नंबर यहाँ गलत, एक नंबर, सॉरी हिरण्यकश्यप, ये उत्तर यहाँ पे लिखा गया है ना, ओ माय गॉड। चलिए हिरण्यकश्यप, इसका आंसर ये भी नहीं होगा, इसका आंसर यहाँ पे ए नंबर होगा, सी नंबर होगा, सॉरी फॉर दैट। रुक जाइएगा 1 मिनट, काम नहीं कर रहा है। हाँ देखिए कौन सा शुद्ध वर्तनी है, हिरण्यकशिपु नहीं है शुद्ध वर्ड, हिरण्यकश्यपु ये भी गलत है। यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है, तो इसका यही आंसर है, ये थोड़ा सा लिखा गया होगा वहाँ पे, है ना। जो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए 15 के बाद चलिए सवाल नंबर 16 कहता आविर्भाव का पर्यायवाची है। 16 नंबर है सवाल कि इसका पर्यायवाची कौन सा होगा। तो आविर्भाव का पर्यायवाची कौन सा होता है, तो इसको आपको रटना पड़ेगा और इसका हो जाएगा उद्भव। इसका आंसर हो गया आपका बी नंबर। चलिए 16 के बाद चलते हैं 17 नंबर आविर्भाव। ओ माय गॉड, क्वेश्चन तो रिपीट हो गया है, 16 नंबर 17 नंबर रिपीट हो गया, कोई बात नहीं है। आविर्भाव का पर्यायवाची तो आप जानते ही हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। 18 नंबर आइए, कालिंदी का पर्यायवाची क्या है। कालिंदी का पर्यायवाची ये भी आपको रटना पड़ेगा और वो होता है यमुना, ठीक है। इसका आंसर हो गया डी। चलिए नेक्स्ट आइए 18 के बाद 19 नंबर कहता है गेह शब्द का पर्यायवाची क्या है ना। गेह शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो आप जो है हम चाहेंगे कि हमारे चूंकि आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं और आप अच्छे विद्यार्थियों में से हैं क्योंकि ऑलरेडी आपने सीटेट पास किया है, हम ये सवाल आपके लिए छोड़ देते हैं कि गेह शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, है ना। आप इसका आंसर ढूंढ के हमें आप कमेंट कीजिएगा, नहीं तो लास्ट में हम बता देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 20 नंबर कहता है ना। 20 नंबर
क्या कहता है कि चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची क्या है। चलिए, चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो ये भी आपको रटना पड़ेगा, और वैसे हमें तो रटा हुआ है, आप भी रट लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, करवाल, है ना। चलिए, उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21 नंबर। तो 21 नंबर सवाल कुछ आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। क्रोध के लिए इन दिए गए पर्यायवाची शब्दों में एक गलत शब्द है, उसे चुनिए। देखिए, ये 7वें प्रकार का सवाल है। तो क्रोध के लिए इन दिए गए पर्यायवाची शब्दों में एक गलत शब्द है, उसे चयनित कीजिए। कौन सा यहाँ पे गलत है उसका चुनिए, है ना। तो ये इसका देखिए, यहाँ पे रोष है ना, अमर्ष है, स्वत्व है, कोप है। तो क्रोध से संबंधित जो है कौन होगा, क्रोध से पर्यायवाची कौन है, तो उसको जानिए। तो क्रोध से होता है स्वत्व, है ना। ध्यान से देखिए, सुनिएगा ध्यान से। क्रोध के लिए इन दिए गए पर्यायवाची शब्दों में एक गलत शब्द है। तो देखिए, क्रोध का मतलब होता है रोष, गुस्सा, अमर्ष मतलब गुस्सा, कोप मतलब गुस्सा, तो उल्टा हो गया सी। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ पे गलत को बोला था। 21 नंबर आंसर, इसका आंसर हो गया सी नंबर। चलिए, 21 के बाद चलते हैं 22 नंबर। 22 नंबर सवाल कुछ आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से शब्द युग्म शुद्ध नहीं है, कौन सा शब्द युग्म सही है, उस पर आपको टिक करना है। और ये आपके स्क्रीन पे 8वां प्रकार KVS का सवाल इस तरह से है। तो इसमें कौन सा अशुद्ध, कौन सा शुद्ध युग्म है, कौन सा अशुद्ध है ना, यहाँ पे कौन सा शुद्ध युग्म नहीं है, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे गलती हो जाएगा, नहीं है। तो इसमें से देखिए, नैसर्गिक कृत्रिम ए नंबर है जो कि सही है, अवरोह आरोह सही है, तामसिक और सात्विक ये भी सही है, समास का न्यून, है ना, तो ये वाला नहीं है, इसीलिए इसका आंसर चला जाएगा डी नंबर। इसका आंसर चला गया साथियों, डी नंबर आंसर इसका होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन। जंगम का विलोम शब्द क्या है, तो जंगम का होता है अस्थावर। याद रखिएगा, जंगम का होता है अस्थावर। चलिए, ये रटना पड़ेगा आपको, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। चलिए, 23 के बाद चलिए 24 नंबर। ओह माय गॉड, 23 के बाद 24 छूट गया, कोई बात नहीं है। कहता है विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है ना। यहाँ पे विलोम देखना है और उसके विलोमात्मक दृष्टि से बताना कि कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है, ठीक है। जिसमें है सचल, चल, निरपेक्ष का सापेक्ष। देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ पे कहता है अशुद्ध कौन सा है, तो ये तो सही है ना, अशुद्ध तो ये सही है। बंधन का मोक्ष ये भी सही है। मौलिक का अनुदिता ये भी सही है। ये वाला गलत है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा, मतलब ए नंबर इसका हो गया आंसर। चलिए, 25 के बाद चलिए 26, जो कि अब 25 रिपीट हो गया, कोई बात नहीं है, मतलब क्वेश्चन अलग है। राजेश आए तो राम जाए, इस वाक्य की पहचान करें और यह वाक्य बताइए किस प्रकार का यह वाक्य है। तो आप इसका आंसर दीजिए। तो यह जो वाक्य है क्या है, तो सामान्य भविष्य है या संभाव्य भविष्य है या इनमें से कोई नहीं, या हेतु मध्य भविष्य है ना। तो इसका क्या होगा आंसर, आप बताएंगे। तो इसका आंसर ये होगा हेतु मध्य भविष्य। आप काल वाले जो सब होता है टॉपिक, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर जानिएगा इसको, है ना। वैसे सामान्य भविष्य क्या है, संभाव्य भविष्य क्या है, इसको आप काल के टॉपिक में पढ़ लीजिएगा। वैसे अगर आप कहेंगे, आपकी अगर कमेंट होगी कि हम टॉपिक वाइज प्रश्न पत्र लेके आएँ या हम ग्रामर, हिंदी ग्रामर को कवर करा दें, तो हम कराने के लिए आपके बीच हम आ सकते हैं। आपका देखेंगे जैसा इंटरेस्ट रहा, देखेंगे ये वीडियो लोग देखते हैं तो हम आपके लिए अच्छा हिंदी का कंटेंट लेके आएंगे, नहीं देखते हैं तो नहीं लाएंगे। आप अपनी तैयारी कीजिए अपने तरीके से, हम अपनी तैयारी करेंगे अपने तरीके से। चलिए, 25 के बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। कहता है कि सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं, वाक्य में है क्या है। तो देखिए यहाँ पे ये आपको विशेषण वाले टॉपिक में देखने को मिल जाएगा इस तरह का सवाल। ये इसका देखो 3 विशेषण और 3 विशेषण, अच्छा कई तो विशेष है ना। विशेषण
जो कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं, और जो वर्ड विशेषण को भी विशेषित करे, है ना, उसको परिभाषित करे, उसको विशेष्य कहते हैं। यहाँ पे देखिए दो विशेषण और दो विशेष्य है। सुगंधित कस्तूरी, देखिए एक सुगंधित और कस्तूरी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये विशेष्य हो गया एक, यहाँ हो गया विशेषण दो। यहाँ देखिए राजस्थानी हिरन, है ना, यहाँ पे हो गया लोभी शिकारी और अवैध शिकार। देखिए तो यहाँ पे दो विशेषण है और दो विशेष्य है। समझ गए बातों को। वैसे विशेषण वाले टॉपिक में आपको हम अच्छे से बता देंगे और आप पढ़ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो वैसे 26 का जो आंसर होगा वो होगा दो विशेषण है और दो विशेष्य है। समझ गए। तो ये चीज़ों को आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओ माय गॉड, सॉरी, नहीं, 4 विशेषण है ना, यहाँ पे 4 विशेषण और 4 विशेष्य, सॉरी फॉर दैट, मैं कहाँ लगा दिया, 2 कहाँ से 4 दिखाए ना आपको। देखिए यहाँ पे कहाँ के, देखिए एक यहाँ पे विशेषण विशेष यहाँ पे है लोभी शिकारी, देखिए यहाँ पे विशेषण विशेष्य है, तीसरा देखिए यहाँ पे है, चौथा यहाँ पे है, तो 4 ना हो गया। तो 4 कितने नंबर पे, C नंबर पे होगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा C नंबर। सॉरी स्टूडेंट, ध्यान नहीं दे पाए इस जगह। 27 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है। भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द्र हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म सही है ना। तो यहाँ पे देखिए भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द्र हो उठे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पुकार कर रहा है ना, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हो रहा है पुकार और भगवान। ये देखिए ये वाला जो है आपका आंसर D नंबर हो जाएगा। देखिए लेवल देख लीजिए आप सवाल का, है ना, चूँकि ज़्यादा वीडियोस बड़ी हो जाएगी इसलिए हम चीज़ों को यहीं पे कोशिश करते हैं जल्दी से कंप्लीट कर लें, है ना। चलिए नेक्स्ट, चलिए 27 के बाद 28 नंबर का सवाल कुछ इस प्रकार से। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा, पांडु शब्द क्या होगा, तो इसका आप जवाब दीजिए। तो यह जो होगा विशेषण और विशेष दोनों ही है। पांडु एक ऐसा वाक्य है जो स्वयं में विशेषण भी यूज किया जाता है और विशेष की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा C नंबर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 28 के बाद 29 नंबर। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है। ये जबरदस्त क्वेश्चन है ना। प्रकार नहीं पूछा गया, कितने सर्वनाम है, तो याद रखिएगा 11 सर्वनाम है ना। कितने सर्वनाम है, 11 सर्वनाम है। चलिए प्रकार नहीं पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। 29 बात 30 चलिए। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टके का मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह है। तो बड़े किसके रूप में इस्तेमाल हुआ है, देखिए लेवल देख लीजिए, ये संज्ञा के रूप में इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए ध्यान से संज्ञा को पढ़िए। कि सिर्फ संज्ञा का मतलब ये नहीं होता है कि जातिवाचक भाववाचक खाली साधारण रूप से जान जाइए, है ना, इसको डीप से पढ़ना पड़ेगा आपको। इसमें से ये जो कहावत है यहाँ पर, ये जो पद्य है, इसमें बड़े शब्द का इस्तेमाल किया गया है, संज्ञा के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसका आंसर C अर्थात B नंबर आंसर, संज्ञा हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, संज्ञा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट नंबर जो है लास्ट क्वेश्चन होगा शायद यह। निम्नलिखित में कौन कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है ये बताइए। कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है भाई। तो हिंदी क्या कहता है इसमें, देखिए संस्कृत में 3 वचन होते हैं, संस्कृत में 3 वचन, सही बात है ना। स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग मतलब सही है, लेकिन यहाँ पे नहीं कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। हिंदी में 2 वचन होते हैं, हिंदी में 2 वचन होते हैं, ये भी बात सही बोला। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, बिल्कुल देखिए, लेकिन कहता संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, गलत है, ये सेंटेंस ही यह गलत आपको दे दिया है, इसलिए इसका आंसर जो चला जाएगा D नंबर चला जाएगा। आंसर चला गया D नंबर, समझिएगा ध्यान से, आंसर आपका D नंबर हो गया। चलिए चीज़ों को यहीं पे रखते हैं साथियों, और फिर हम लोग जो है, ओह माय गॉड, और भी सवाल थे क्या,
ओह ओह, कोई बात नहीं है। तो चलिए हम फिर, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा साथियों, तो हमारे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही मेहनत करके अपने अच्छे अच्छे कंटेंट को जो है आपके लिए भी लाते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि अब अगर इस तरह से आप जो है अगर प्रैक्टिस करेंगे इस प्रश्नों का, तो आपको पीआरटी में नौकरी देने से कोई रोक नहीं सकता है। तो चलिए साथियों, हम चीज़ों को यहीं पे रखते हैं। आप सुझाव दीजिएगा कि अगले वीडियो इस तरह से हम लाएं कि नहीं लाएं। साथ ही साथ अगर कहेंगे तो हम टॉपिक वाइज वीडियो लाएंगे और सीरीज में लाएंगे, मतलब 200, 300, 500 क्वेश्चन जो है एक एक टॉपिक का हम उठा के आपको देते रहें। और यदि साथियों चाहते हैं कि आपको PDF चाहिए पीआरटी के लिए, तो आप यहाँ पे हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ से चीज़ों को आप ले सकते हैं। सारा PDF फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, हाँ, जो कि PDF टोटली फ्री होगा, है ना। चलिए साथियों, चीज़ों को ये पे रखते हैं और मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड पर। बने रहेंगे साथियों हमारे साथ इसी तरीके से। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव।